नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। और आज की क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य का मात्रक, ऊर्जाओं के प्रकार पढ़े थे। उनमें से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमने पढ़ लिया था, स्थितिज ऊर्जा भी नॉर्मल सा पढ़ लिया था, लेकिन विस्तार से स्थितिज ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से कौन कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उनके बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी क्या होती है स्थितिज ऊर्जा? यानी किसी भी वस्तु या पिंड, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो पिंड की स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और संचित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये पेन है, इसको आपने उठाया और यहां तक ले आए, मान लो 5 मीटर, तो इस पेन की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के द्वारा जो संचित होने वाली ऊर्जा है वह कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। तो हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। किसी वस्तु की या पिंड की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तने हुए धनुष में, इसमें स्थितिज ऊर्जा कैसे है? ध्यान देना। ये कोई धनुष है, यहां लगी हुई है तीर। जब भी इसको खींचेंगे तो ये मान लेता हूं इसकी कंडीशन कहां आ गई? यहां, यानी तीर कहां आ जाएगी? यहां। पहले उसकी स्थिति यहां थी, लेकिन अब इसकी स्थिति कहां है? यानी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जब इस तीर को छोड़ दिया जाए, यानी तीर यहां आ जाए, तो इसमें होगी कौन सी ऊर्जा? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, गतिज ऊर्जा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के उदाहरण पूछे जाते हैं कि खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? तो खींचा गया है, लेकिन पहले स्थिति यहां थी, खींचने के कारण स्थिति में परिवर्तन हुआ। किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगा तो वहां कौन सी ऊर्जा करनी है? स्थितिज ऊर्जा। अब इस तीर को छोड़ने के बाद इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई? गतिज ऊर्जा। और इनकी भी स्थिति में परिवर्तन हो रही, लेकिन किसके कारण हो रही है? गति के कारण। तो वहां हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी और यहां हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि तने हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है। अब बात कर रहा हूं मैं स्प्रिंग को संपीड़न। संपीड़न का मतलब दबाया जाता है, या विरलन मतलब खींचा जाता है। स्प्रिंग को दबाना, छोड़ने के बाद वापस उनका खींचना, उनमें भी कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और ये एग्जाम में पूछा गया है, स्प्रिंग का संपीड़न या विरलन किसका उदाहरण है? उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। क्योंकि मान लेता हूं ये मैं स्प्रिंग है, मान लिया मैंने, जब इसको दबाऊंगा तो ये छोटी हो जाएगी, यानी उसकी स्थिति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है हम उन्हें क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। ये दो एग्जाम्पल याद रखने आपको। तने हुए धनुष में स्प्रिंग को संपीड़न करने अथवा खींचने में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अब मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। जहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र होगा वहां स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इंपॉर्टेंट लगा लेना आप 10th वालों। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। तो मैं मान रहा हूं, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, पूरा हम डेरिवेशन फॉर्म थ्योरी पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m है, चलो, और ये वस्तु है यहां पे, ये मैं ले लेता हूं समतल, ये है सतह या समतल सतह, और वस्तु को यहां सतह से यहां तक उठाया गया है। यहां तक, और इस वस्तु का द्रव्यमान आपको दे दिया गया m है। वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, सतह से मान लो इसको h ऊंचाई तक उठाया गया। कहां तक उठाया गया? h ऊंचाई तक। तो आपको कार्य करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्यों? जैसे ये पेन है, इसको आप सतह से उठा रहे हो तो बल लगाना पड़ रहा है,
बल लगाओगे तो क्या होगा, कार्य होगा। तो यानी कार्य करना पड़ रहा है, बल कितना लगेगा इस वस्तु पर। बल क्या होता है, ध्यान देना, बल होता है, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जहां पे जिस क्षेत्र में है, तो F हो जाएगा यहाँ पे m और यहाँ G ले ले गुरुत्वीय त्वरण। तो ध्यान देना, बल एक प्रकार का भार है, बल एक प्रकार का क्या है, भार। कैसे, जब भी किसी वस्तु का द्रव्यमान हमारे पास है, अगर उसको ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बल प्राप्त होगा। कैसे, इस वस्तु को उठा रहे हो आप, क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, और आपके द्वारा क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं बल एक प्रकार का भार है। ये वस्तु हमें भारी कब लगेगा, ये पेन हमें भारी कब लगेगा, इसको मैंने उठाया, इस पेन का द्रव्यमान है यानी निहित मात्रा द्रव्यमान कहलाती है, इसको उठा रहा हूं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अधीन, उठा रहा हूं तो किससे गुणा होगा, G से। अगर G नहीं होता तो वस्तुएं हवा में उड़ती, यानी हमें किसी भी प्रकार का भार नहीं प्राप्त होता। गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, वहां भार नहीं हो सकता, यानी भार शून्य हो सकता है, ध्यान देना। तो यहां बल एक प्रकार का क्या है, भार है। तो आपको इस वस्तु को उठाने में कितना किया, कार्य कितना किया आपने, यानी कार्य कितना किया, तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था। अगर कार्य को समझना है तो आप पहले वाला लेक्चर देखें, पार्ट फर्स्ट। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब ध्यान देना, इस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, वस्तु का द्रव्यमान m है, G के अधीन उठा रहे हो तो बल कितना हो जाएगा, mg। तो बल का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, mg। और विस्थापन कितना है, h ऊंचाई तक उठाया तो विस्थापन हो जाएगा h, और ये क्या हो जाएगा, w। तो यहां से भी सिद्ध हो रहा है, ध्यान देना, कार्य है जो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो सकता है, लेकिन यहां गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन स्थितिज ऊर्जा है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी। किसके लिए, स्थितिज ऊर्जा, सॉरी किसके लिए, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए। किसके लिए, गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा mgh। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, m क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, m द्रव्यमान को, g क्या है, इसकी वैल्यू याद रखनी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h जो भी होगी ऊंचाई वो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा, ये हमने डेरिवेशन फॉर्म में निकाल लिया। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उसको h ऊंचाई तक उठाया, यानी यहां से यहां तक ले गए तो कंफर्म है उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। परिवर्तन के कारण कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन किसके अंदर उठा रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। तो हमने गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा पढ़ लिया था। क्या आया था उनका फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh, जहां पे m था मास, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वीय त्वरण सॉरी, और h थी ऊंचाई। तो ये किस पे निर्भर करता है, एक तो मास और हाइट पे, ये थोड़ा ध्यान देना। तो अब हम दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले आपको पता होना चाहिए सरल लोलक क्या होता है। आप जब 10th पास आउट होके 11th में जाओगे तो फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा कि सरल लोलक क्या है, उनके प्रैक्टिकल भी है। जैसे मैं मान लेता हूं ये कोई धागा है, इससे यहाँ पे कोई लोहे की बॉल लटकी हुई होती है, धागे के साथ दीवार के साथ लटका होगा, 11th क्लास में आपको बताया जाएगा। तो सरल लोलक यानी सेकंड लोलक क्या होता है, सेकंड लोलक यानी ये सतह और यहाँ पे कोई एक लोहे की बॉल लटकी हुई है, ये धागा है और इसकी लंबाई है L। क्या है, L। अब इसको खींचकर ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो मान लो यहां तक आया, यहां तक, तो ये मैं मान लेता हूं x दूरी तक विस्थापन हुआ। कितना विस्थापन हुआ बच्चों,
x दूरी तक विस्थापन। फिर ये घूमता हुआ फिर वापस आएगा दीवार के सहारे और इधर भी विस्थापन होगा। मान लेता हूं इधर भी कितना विस्थापन हुआ, जितना इधर हुआ उतना का उतना इधर। ये विस्थापन मैं मान लेता हूं x। ये लेंथ चेंज नहीं होगी, ये भी l है, ये भी l है। तो मैं यहां मान लेता हूं ये है a और यहां मान लेता हूं b और यहां मान लेता हूं c। और ये लंबाई आपने मान ली x और ये कितने दूरी तक विस्थापन हुआ, x दूरी तक विस्थापन हुआ। कितना विस्थापन हुआ, x दूरी तक। तो थोड़ी लैंग्वेज लिख रहा हूं। माना एक सरल लोलक जिसका द्रव्यमान m है तथा लंबाई l है और विस्थापन यानी कितने दूरी तक इसको विस्थापन किया गया है, विस्थापन x। ये चीजें हमने मानी हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ एक कंसेप्ट समझने लायक कंसेप्ट है। ये गोला है, यहां तक आया तो इसकी स्थिति यहां थी पहले, यहां तक आया तो इसकी स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी ये गोला यहां था, यहां तक लाए लास्ट तक, यानी इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, लेकिन अधिकतम कब प्राप्त हुआ, यहां पे प्राप्त हुआ। तो यहां ध्यान देना, स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी वह होगी अधिकतम। क्या होगी, अधिकतम। रटना नहीं है, एक बार समझो। यहां वस्तु की स्थिति थी न्यूनतम स्थिति, इसको आप यहां तक लेके आए। ये पेन है, इसको मैंने अधिकतम इतना उठाया तो इसकी स्थिति ऊर्जा यहां पे अधिकतम होगी। ठीक उसी प्रकार सरल लोलक यहां है, यानी यहां उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम। यानी स्थिति में परिवर्तन यहां तक अधिकतम होगा और एक वक्त के लिए, सेकंड के लिए यहां रुकेगा, तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी यहां न्यूनतम। गतिज ऊर्जा यहां क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूनतम। यहां गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम। गतिज ऊर्जा वापस यहां से एक स्टार्ट होगा तो यहां क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। यहां हो जाएगी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। फिर वही कंसेप्ट, यहां था उसको यहां तक लेके आए, यानी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो यहां वापस क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। यहां गतिज ऊर्जा यहां क्या होगी, अधिकतम होगी। अब मैं बात कर रहा हूं इस चित्र के अनुसार त्रिभुज ए बी सी की, यानी चित्र अनुसार त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में आपको लगाना है साइन थीटा। क्या लगाना है, साइन थीटा। और हम जानते हैं साइन थीटा लंब बट्टा क्या होता है बच्चों, कर्ण। लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है x, यानी साइन थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा x, और कर्ण 90 डिग्री, सॉरी कर्ण है l, कर्ण क्या है l। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। और एक चीज आपको यहां याद रखनी है, जो 11th का कंसेप्ट है, कैसे निकाला जाता है, F बराबर mg साइन थीटा। ये चीज आपको इस डेरिवेशन में याद रखनी है, F बराबर mg साइन थीटा। तो मैं ले रहा हूं F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 1 तथा 2 में एक चीज ऐसी है जो कॉमन आ रही है। ध्यान देना, साइन थीटा यहां भी है और साइन थीटा यहां भी है। इस साइन थीटा की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर रहा हूं, यानी 1 व 2 से। तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू mg साइन थीटा की वैल्यू मैं रख रहा हूं x अपॉन l। इसको मैं दे रहा हूं समीकरण 3। अब ध्यान देना, बल की वैल्यू हमारे पास है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, और हम पढ़ते आ रहे हैं स्थिति में परिवर्तन यानी स्थितिज ऊर्जा वो हमेशा किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर। और गति में परिवर्तन गतिज ऊर्जा वो भी किसके बराबर होगी, कार्य के इक्वल। तो यहाँ कार्य निकालने को बोले आपको, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है यहाँ पे, mg x अपॉन l, यानी mg x बट्टा l
इनटू विस्थापन, कितना है विस्थापन, x दूरी तक, कितना है x दूरी तक, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा कार्य, और वो कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा। ध्यान देना, आगे हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आई, यानी W इज इक्वल टू mgl x स्क्वायर, और ये किया गया कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा, किसके बराबर, स्थितिज ऊर्जा, और वो भी किसकी स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक की, किसके लिए, सरल लोलक। तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, सरल लोलक के लिए, सरल लोलक कितनी है हमारे पास, mg बट्टा l x स्क्वायर, और मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूं mg/l को k, क्या मान रहा हूं k। तो फाइनली सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा आएगी, सरल लोलक के लिए स्थितिज ऊर्जा kx स्क्वायर, क्या आएगी kx। तो सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, यानी हमने केवल आधे चक्कर के लिए निकाली, किसके लिए निकाली, आधा चक्कर इधर वाला और आधा चक्कर इधर वाला, लेकिन हमने एक आधे चक्कर के लिए निकाली, जो भी ऊर्जा प्राप्त होगी हमें उसका डिवाइड बाई 2। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा वो आएगी 1/2 kx स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, सरल लोलक के लिए। और इस फॉर्मूले में k क्या है, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक, जिसकी वैल्यू अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो जिसकी वैल्यू हमें दे रखी होगी x, यानी विस्थापन भी हमें दे रखा होगा, और पूछा जाएगा सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। तो आज की क्लास में हमने स्थितिज ऊर्जा के दो प्रकार पढ़ लिए थे, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा और मोस्टली इंपॉर्टेंट सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। धन्यवाद।